नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। हाल ही में हमने आपको यह जानकारी दी थी चीन को लेकर कि चाइना ने भारत को एक बड़ा साइलेंट झटका दिया, फर्टिलाइजर रोक के WSF। और जैसे ही WSF को रोका, यह साइलेंट झटका भारत को बहुत बड़ा भी लगा। आने वाले दिनों में और बड़ा भी झटका लग सकता है। लेकिन हिंदुस्तान जो कि अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है, तो यह साइलेंट वॉर का जवाब हिंदुस्तान कैसे देगा, क्या रोड मैप तैयार किया है भारत ने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी वरुण जी, सवाल आपसे यही है कि चीन ने जो झटका साइलेंट रूप से दिया था WSF को रोक के, उस फर्टिलाइजर को रोक के, भारत ने अब तैयारी कैसी की है पलटवार की? देखिए, जो आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक, यहाँ पर हम कई चीज़ें आज अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। एक जिसमें खास बात यह है कि सरकार ने 2 प्लान बनाए हैं किसानों के लिए, जो किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। हमारे किसानों तक खाद पहुंच सके, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसानों को लाइन में ना लगना पड़े लंबी लंबी, और किसान जो है चीन की ये जो गंदी चाल है इससे पूरी तरीके से हमारे देश के किसान महफूज रहें, उसके लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। उसकी भी हम बात करेंगे। चीन ने क्या किया है उसकी भी हम बात करेंगे, और किस तरीके से एक देश यहां पर भारत के पूरी तरह सपोर्ट में उतर आया है उसकी भी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं WSF और DAP के बीच के फर्क से। देखिए, 2 तरीके के फर्टिलाइजर होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं WSF, यानी कि पानी में घुलने वाले फर्टिलाइजर, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर इनको कहा जाता है, और एक होता है DAP। DAP एक अलग तरीके का फर्टिलाइजर है। जो हमारे देश में खपत है वो DAP की ज्यादा है, यूरिया की ज्यादा है, और जो WSF है इसकी खपत कम है। अब ये जो WSF है इसका जो एडवांटेजेस हैं वो कई तरीके की फसल में है। जैसा हमने पिछली बार बताया था कि अनार की फसल है, या टमाटर की फसल है, या बैगन की फसल है, ऐसी फसल जिसकी पत्तियों पर छिड़काव किया जाएगा पानी में मिला के, एक ऐसी फसल जो पॉली हाउस के अंदर पैदा होती हैं, उन फसलों में WSF की आवश्यकता ज़्यादा है। DAP की जो आवश्यकता है वो पूरी तरीके से अलग है। DAP में फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, और DOP को जो अर्ली ग्रोथ स्टेजेस है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको जो इरिगेशन सिस्टम है, आपका सिंचाई की जो व्यवस्था है, जब आप पत्तियों को पानी देते हैं उस वक्त आप WSF को इस्तेमाल करते हैं, और DAP को आप अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बात यह है कि चीन ने WSF की सप्लाई भारत को रोक दी। अब आप ये सोचिए कि जो हमारी फसल है, फसल को हम कई गुना करते हैं खाद से, और यदि ये खाद हमारी खेतों में हो ही ना, हमारे लोगों तक पहुंचे ही ना, हमारे किसानों तक पहुंचे ही ना, तो न केवल हमारे खेतों पे असर पड़ता है बल्कि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। चीन ने ये जो उर्वरक है इसकी सप्लाई को रोक दिया। इनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर, विशेष उर्वरक। अब इस पे कोई औपचारिक बैन नहीं है। चीन की सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इस पे बैन लगा रहे हैं। चीन ने ये कहा कि इसको हम रोक रहे हैं कुछ देर के लिए, ताकि हम इसको निगरानी कर सकें, सही से हर किसी को दे सकें, ये चीन ने कहा। अघोषित रुकावटें थी। फलों, सब्जियों, नकदी फसलों की जो गुणवत्ता है, जो उत्पादकता है, उसको बढ़ाने में ये फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी थे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर हो सकते हैं, और जलवायु के हिसाब से इसके अंदर रसायन हो सकते हैं। भारत को 15 से 20% जो है वो चीन से ये मंगाना होता है, और इसकी जो उच्च मात्रा में उपलब्धता है, यदि वो भारत को हो तो भारत की जो फसल है वो और बेहतर हो पाएगी। किसानों पर सीधा असर होगा अगर ये फर्टिलाइजर की आपूर्ति रुक जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। 2024 के अंत में, 2025 की शुरुआत में चीन ने एक्सपोर्ट के परमिट में देरी की, कस्टम क्लियरेंस इसको रोका, स्पेशल क्वालिटी कंट्रोल की आड़ में इसको जबरदस्ती होल्ड कर लिया, और इसकी वजह से ये उर्वरक हमारे देश में आना बंद हो गया।
अब आप देखें, जो हमने बहुत वक्त से हम अपने शो में इस बात को बता रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं, उस पर चीन की जो रणनीति है वो फर्टिलाइजर के मामले में भी दोहराई जा रही है। भारत की जो फर्टिलाइजर नीति है, चीन इसको प्रभावित करना चाहता है और भारत के ऊपर एक तरीके का फाइनेंशियल इकोनॉमिकल दबाव डालना चाहता है। भू राजनीति जो है, जियोपॉलिटिक्स जो है, उसमें इस चीज का वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसी को डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है, गंदी राजनीति इसी को कहा जाता है। सेमीकंडक्टर, फार्मा, एपीआई और अब उर्वरक, चीन कहीं भी भारत को नहीं बख्श रहा। चीन की अगर हम दुनिया भर में स्थिति की बात करें तो ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीन, और तकरीबन 35% जो चीन की वैश्विक सप्लाई है वो यहां पर है। अब भारत ने इसका एक तोड़ निकाला। भारत ने ये जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर हैं, WSF है, इसके ऊपर फिलहाल जब तक कि हम इसका कोई सटीक तोड़ ना निकाल लें तब तक इसके ऊपर निर्भरता कम करने का विचार बना लिया है। और इसके लिए सऊदी अरब से भारत ने करार किया है ताकि DAP की जो उपलब्धता है वो हम सुनिश्चित कर सकें। अगले 5 साल के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ एक करार किया है और जो ये DAP है इसकी आपूर्ति सुनिश्चित होगी सऊदी अरब के जरिए। अब यहां पर देखिए, जो हमें बात पता चली है कि भारत ने सऊदी अरब के साथ ये जो डाइमेनियम फॉस्फेट है, DAP जो है, इसकी लिए लंबी अवधि का करार किया है और इसे दोनों देशों के बीच के जो ताल्लुकात हैं ऋतिक, उसमें तो इसको बेहतर माना ही जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो हमारे देश के किसान हैं उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां पर सऊदी की एक दिग्गज माइनिंग फर्म है मॉडेन और भारत की कंपनियां हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड, IPL और क्रिबको और कोल इंडिया। इनके बीच में दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं, 5 सालों के लिए हुए हैं और हर साल 31 लाख टन DAP की आपूर्ति भारत को की जाएगी। आपसी सहमति से ये जो एग्रीमेंट है इसको 5 सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा की हाल ही में सऊदी की यात्रा हुई और उसी दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए गए। यानी अगर चीन जो है, अगर वो WSF जो है वो अगर नहीं देता आने वाले दिनों में जी, क्योंकि लिमिटेड जो स्टॉक है, हमें बताया गया कि 2 महीने के आसपास जो है लिमिटेड स्टॉक अभी इस वक्त भारत के पास है, लेकिन ये टाइम इंटरवल जब निकल जाएगा उसके बाद भारत ने अपनी तैयारी सऊदी के साथ की है बिल्कुल कि WSF ना रहे लेकिन DAP जो है उसकी कमी ना हो और हमारे देश का जो किसान है वो परेशान ना हो। यहां पर देखिए, ये जो डाइमेनियम फॉस्फेट है, DAP है, इसकी सप्लाई के लिए 5 साल का समझौता किया गया है। साल में 31 लाख टन DAP सऊदी अरब से आएगा। इंडियन पोटाश लिमिटेड, क्रिबको, कोल इंडिया ने जो सऊदी की माइनिंग कंपनी है मडेन, उसके साथ ये अनुबंध किया है और इसके समझौते के पीछे की जो कूटनीति है, जो उर्वरक डिप्लोमेसी है, वो JP नड्डा वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे उनकी मौजूदगी में ये हस्ताक्षर हुए। GCC देशों से फर्टिलाइजर पर लॉन्ग टर्म डील की योजना भारत ने बना ली है। DAP यूरिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है, खाद है। मिड सीजन में बहुत जरूरी है। गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में DAP को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। DAP के लिए हमारी जो चीन के ऊपर निर्भरता है वो भी यहां पर कम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योर हो गई। अगले 5 साल तक आपको हर साल 31 लाख टन मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की मोहर लग गई, गारंटी हो गई। और वैकल्पिक देश जितने हैं, रूस, मोरक्को, जॉर्डन, यूरोप, वहां पर भी भारत अब चीन के विकल्प को तलाश कर रहा है। अब भारत की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक बार बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो देश के किसान हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बात है। शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई को एक घोषणा की। हमारे देश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की जो समस्या है उसको गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की निर्देश दे दिए हैं। और ये जो देश भर में नकली उर्वरक जिनकी सूचनाएं पहुंच रही हैं केंद्र सरकार तक, और उनकी बिक्री और उनकी सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी, जबरन टैगिंग के जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर रोक लग सके, इस उद्देश्य से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। ये इस चिट्ठी में कहा गया है कि किसानों को सही जगह और उन जगहों पर जहां पर इनकी जरूरत है पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है।
राज्य कालाबाजारी, ज्यादा मूल्य पर बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों के डाइवर्जन जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और त्वरित कार्रवाई करें। यह उस चिट्ठी में लिखा है। उर्वरक के निर्माण और बिक्री की नियमित निगरानी, सैंपलिंग, परीक्षण के माध्यम से नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों पर सख्त नियंत्रण किया जाए, ये उस चिट्ठी में लिखा है। तो कुल मिलाकर ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को गई है, ताकि जो किसान, बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि नकली खाद मिल रही है, खाद की कमी हो गई है, खाद के लिए किसान परेशान है, लाइन लगाना पड़ रहा है, तो ये सब समस्याएं हल हो पाए, दो मोर्चों पर लगातार काम हुआ। नकली खाद को मार्केट से हटाया जाए, जो ऐसी खाद है, निम्न गुणवत्ता की खाद है, उसको मार्केट से हटाया जाए, और जो अच्छी क्वालिटी की खाद है वो सऊदी अरब से आएगी, 31 लाख टन आएगी, हर साल आएगी, 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, और किसानों तक ये डीएपी पहुंचेगी, और WSF पर भारत अपनी जो निर्भरता है उसको थोड़ा कम करेगा। जो आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के कदम है, अब हम उन पे आ जाते हैं। भारत की जो फर्टिलाइजर नीति है, इसमें बदलाव हम कर रहे हैं। उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। PLI स्कीम के तहत जो स्पेशलिटी उर्वरक हैं, इसका घरेलू निर्माण होगा। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन यूरिया और शोध और इन पर जो निवेश है शोध पर, उसको किया जाएगा। देश में लगभग 60% किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हैं। अगर स्पेशलिटी उर्वरक समय पर न मिले तो फल और सब्जी की कीमतें बढ़ जाती हैं। ई-कॉमर्स मॉडल पर नई योजना, जिसमें DBT स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है, और स्मार्ट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट ऐप है, इसके जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को परेशानी कम से कम हो, परेशानी ना हो। जी, स्वदेशी उत्पादन, रिसाइकलिंग फर्टिलाइजर, कंपोस्ट प्लांट, ये सरकार की योजना में शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान जैसी जो स्कीम है, इनका तालमेल है। तो कई तरीके की किसानों के लिए सरकार ने योजनाएं निकाली हैं, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत फर्टिलाइजर के वैकल्पिक स्रोत तलाश कर रहा है। मोरक्को, ट्यूनीशिया, रूस, जॉर्डन लॉन्ग टर्म सप्लाई डील्स की तलाश कर रहा है। ऐसे देश जहां से ये जो खाद है भारत तक लगातार पहुंचती रहे। घरेलू उत्पाद, इसको बढ़ावा मिल रहा है। जो ऐसी कंपनियां भारत की हैं जो इस तरह के जो उर्वरक है उसको बनाने में दिलचस्पी रखती हैं, ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है, ऐसे कंपनियों की तलाश की जा रही है, और उनको, मुझे लगता है कि उनको सब्सिडी इत्यादि देके उनको आगे बढ़ाने का सरकार का जो प्लान है वो भी है। एक रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि भारत इस वक्त फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। हमने देखा था कि जब भारत को PPE किट भेजना बंद कर दिया, मास्क भेजना बंद कर दिया दूसरे देशों ने, तब भारत ने इन सब चीजों में न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि दूसरे देशों को ये सामान देकर उनकी मदद भी की। जी। हमने ये भी देखा कि भारत ने किस तरीके से जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब आपको याद होगा, जब हम बात करते हैं 1960s की, 1970s की, जिस वक्त हरित क्रांति इस देश के अंदर आई तो देश के किसान ही लेकर आए। जब इस देश के अंदर दुग्ध क्रांति हुई तो देश के किसान ही लेकर आए। और मुझे अब भी उम्मीद है कि आज जब किसानों तक ये बात पहुंची है कि चीन ने ये घिनौनी हरकत उनके खिलाफ की है, तो मुझे लगता है कि देश के किसान इसका भी तोड़ निकालेंगे, इससे भी पार पाएंगे, और एक बार फिर जो एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको लेकर आएंगे। और चीन की अब ये जो पूरी की पूरी चाल है ऋतिक, ये पूरी नाकामयाब होती दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त मेरे साथी इस शो को देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि भारत ने ये जो 2 नए प्लान तैयार किए हैं ये कितने कारगर साबित हो सकेंगे, और साथ में ये भी बताएं कि ये जो WSF है इससे निपटने के लिए और क्या किया जा सकता है। ये जो WSF वाली समस्या है, परेशानी है, इससे निपटने के लिए और क्या किया जा सकता है। कमेंट करें और मेरे साथी बताएं इस बात को। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है खाद को लेकर। तो जिस तरीके से चीन ने हरकत की, अपनी एक नापाक कोशिश चीन ने की है, और लगातार चीन इस तरीके से साइलेंट वॉर करता है भारत के खिलाफ। एक बार फिर भारत के खिलाफ WSF को रोकना चीन की इस घिनौनी हरकत को दर्शाता है। लेकिन भारत ने पलटवार कर दिया है, इस पूरे कड़ी में अब अपना कदम भी रख दिया है। और देश के जो किसान हैं, भारत के जो अन्नदाता हैं, अब उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से चीन के इस नापाक हरकत को पलटवार करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।